है, ये वाकई में सीरियस है रिजर्वेशन के इशू को लेकर। जो ये दावा कर रहे हैं कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हमें सिर्फ 30% जगह मिल रही हैं। आप इनको इकोनॉमिकली हेल्प करिए, पढ़ाई में इनको स्कॉलरशिप दीजिए, और उसके बाद जब मेरिटोरियस जॉब्स की बात आती है, मुझे लगता है इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। परसेंट रिजर्वेशन है, 30% ओपन मेरिट के लिए है जी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, कहीं ना कहीं पीड़ा तो जल गई। इस पे बहुत सारे लोग खामोश रहे क्योंकि एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बन रही थी जम्मू कश्मीर में पहली बार। कि भारतीय जनता पार्टी के 28 जो विधायक हैं वो ज्यादा इन्हीं लोगों के वोटों से जीत के आए हैं जो ओपन मेरिट में फॉल करते हैं, उनको भी बाहर निकलना चाहिए। प्रेशर बना रहे हैं। जब उमर अब्दुल्ला दूसरी तरफ से ये राग अलाप रहे हैं कि जिसे सब जुडिशियल कोर्ट के पास है, पावर मेरे पास है नहीं इसको ठीक करने की, तो उनका घेराव करके क्या होगा, एडमिन चाय पी के उठ जाएंगे। और स्टूडेंट्स अगर उधर कहीं ना कहीं कोई पंगा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या इसके साथ? पहाड़ियों को ये बता करके हम आपको एसटी का दर्जा दे रहे हैं, वो बात सही भी है, उनको एसटी का दर्जा देना, लेकिन इसके साथ साथ ये कि हम आपको अलग से 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। आरक्षण यानी रिजर्वेशन सिर्फ देश में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों सुर्खियों में है। और कारण यह है कि जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन के ऊपर अलग अलग पार्टी अलग अलग मत रख रही है, मगर रिजर्वेशन कहीं ना कहीं आम जनता, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, इसलिए सबकी नजर इसी मुद्दे पर होती है। इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स को जो 2005 के थे उनको अमेंड कर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने। और उस समय जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था। अब जब सरकार बन गई तो उन्हीं का एक सांसद श्रीनगर से एमपी रूहुल्ला सैयद मेहदी, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला का भी एक सॉफ्ट सा बयान आया कि डेमोक्रेटिक राइट तो है धरना देने का, प्रोटेस्ट करने का, मगर यह मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को भूली नहीं है क्योंकि मैनिफेस्टो में भी रखा था। तो आज हम डिस्कशन, विचार विमर्श करेंगे रिजर्वेशन के इसी मुद्दे पर कि क्या ये मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ये वाकई में बहुत बड़ा पब्लिक इशू है जिसके ऊपर बात करना भी जरूरी है, एक्शन करना भी जरूरी है। और 3 गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसमें, खास तौर पे कश्मीर से अहमद अली फयाज साहब, जम्मू से पवन शर्मा जी और दिल्ली से विकास शेखर शर्मा जी। सबसे पहले अहमद अली फयाज साहब के पास, क्योंकि कश्मीर से ही यह मुद्दा एक बार दोबारा गरमाया है। फयाज साहब, एमपी श्रीनगर रहे सैयद रूहुल्ला मेहदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और सरकार भी उनकी है, सीएम के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। इस समय जब हम जम्मू में डिस्कशन कर रहे हैं, कश्मीर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए प्रोटेस्ट है या वाकई में सीरियस है रिजर्वेशन के इशू को लेकर? अभी तक इस स्टेज पे ये बात बताना कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ये पहले यहाँ पे पॉलिटिशियन हैं अपोजिशन के या रूलिंग पार्टी के, जिन्होंने इस पे एक स्टैंड ले लिया है। बहुत सारे लोगों ने इस पे स्टैंड नहीं लिया था रिजर्वेशन को लेकर के। आपने देखा लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में इस पे बहुत सारे लोग खामोश रहे क्योंकि एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बन रही थी जम्मू कश्मीर में पहली बार। तो इसमें आगा राहुल्ला ने मुंतखब होने के बाद इस पे स्टैंड ले लिया है। और जो लास्ट ये डेवलपमेंट रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने एक ट्वीट के जवाब में जो किसी स्टूडेंट ने किया था कि हम धरना लगाएंगे क्योंकि आप लोग अपना जो वादा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रिव्यू करने का रिजर्वेशन पॉलिसी को, तो आप वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आगा राहुल्ला ने उसको कहा था कि अगर 1 महीने तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो मैं खुद आपके साथ ज्वाइन करूंगा। और कल इन्होंने कहा कि इसमें मेरा वो 1 महीना कंप्लीट हो गया है और कल यानी कि आज 23 तारीख को 23 दिसंबर को वो चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना लगाने वाले थे। अभी तक हमारी जानकारी नहीं कि वहां पहुंचे हैं, लगाया धरना या नहीं, लेकिन अभी तक इसको जोड़ना इस चीज के साथ कि ये सिर्फ इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। ये देखना पड़ेगा कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या रवैया अख्तियार कर ली थी। अभी तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की करेक्शन आई है, जो कल उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बताया था कि इसमें जो एक गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी बनाई है, कैबिनेट सब कमेटी, वो इस पर गौर कर रही है। उन्होंने बताया था कि इसमें हम सभी कैटेगरीज के जो एहसासात हैं, खदशात हैं, उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, हालांकि जो ये दबाव बढ़ चुका है वो दबाव बढ़ चुका है जनरल कैटेगरी या ओपन मेरिट जिसको कहेंगे आप, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हमें सिर्फ 30% जगह मिल रही हैं। तो इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला ने, चीफ मिनिस्टर ने ये बताया कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। एक तरह से उन्होंने ये तासुर दिया है कि ये सब जुडिस है। जाती तौर पर मेरा इसमें ये ख्याल है कि ये सही नहीं है। जब तक इस पे कोई कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर वगैरह ना आ जाए, तब तक गवर्नमेंट का ये बिल्कुल प्रेरोगेटिव है, इनको कोई रोक नहीं सकेगा इसको बदलने का, इसको रिव्यू करने का। मुझे लग रहा है कि ये बात स्पष्ट करना जरूरी है कि ये अदालत ने इसको बंद नहीं किया है, ये बिल्कुल सरकार का फैसला है, वो सरकार इस पर अपना फैसला ले सकती है। बिल्कुल, जब हम विचार विमर्श कर रहे हैं रिजर्वेशन पर, इस समय सैयद रूहुल्लाह पहुंच चुके हैं गुपकार रोड और सीएम रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि पीसफुल है। पवन जी, ये मुद्दा लगातार जो है गरमाता जा रहा है और चुनावों के बाद तो खासतौर पे ज्यादा। हालांकि 13 दिन पहले एक कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई थी जिसमें 3 मंत्रियों को रखा गया था, सकीना इत्तू, सतीश शर्मा और जावेद राणा। अभी तक उसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है उस सब कमेटी की। आपको लगता है कि यह मुद्दा और गरमाएगा और जम्मू से भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिएक्शन आएंगे? और आप जम्मू के लिहाज से कैसा देखते हैं ये सारी पॉलिसी को? देखिए, रिएक्शन तो आने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए, कोई बयान नहीं आया, तो कहीं ना कहीं बात दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो पूरे देश में पहला एक यूटी है जिसके अंदर इस समय 70% रिजर्वेशन है, 30% ओपन मेरिट के लिए है जी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, कहीं ना कहीं पीड़ा तो झलकेगी। पॉलिटिक्स को अगर एक साइड पे छोड़ दें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 जो विधायक हैं वो ज्यादा इन्हीं लोगों के वोटों से जीत के आए हैं जो ओपन मेरिट में फॉल करते हैं। उनको भी बाहर निकलना चाहिए। अगर सियासत है तो फिर ठीक है, फिर आप प्रोटेस्ट करिए, एक्स पे लिखिए, बयानबाजी करिए, रिजल्ट कोई नहीं आएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, तो वो आप करते रहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने काम करना है तो इसके ऊपर मंथन करिए। अगर हम विचार विमर्श जहां कैमरे के सामने बैठ के कर रहे हैं तो आपको टेबल लगा के सभी लोगों बैठ के वहां पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर विचार विमर्श करिए कि आखिर ओपन मेरिट के लिए 30% क्यों बचा है, 70% कैसे चला गया। आपने रजौरी पुंछ को पूरा रिजर्व कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जो सुंदरबनी से लेकर पुंछ के लास्ट बॉर्डर तक रहता है वो रिजर्व है, वो किसी भी कम्युनिटी का होगा क्योंकि वो पहाड़ी स्टेटस दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ओपन मेरिट वालों के लिए भी सोचिए, वो भी आप ही के ड्यूटी के नागरिक हैं, लोग हैं। आप कितना आप ले जाओगे, 70% तक ले जाओगे, 30% रहेंगे तो वो लोग कहां जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक आवाज थी स्टूडेंट्स की, उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है मुझे लगता है वो सही है। हाँ, अगर आप सियासत की बात करते हैं तो फिर माशाल्लाह। 2 चीजें खास है इसमें पवन जी। एक तो 13 दिन पहले कैबिनेट सब कमेटी बनती है, 3 कैबिनेट मंत्रियों को उसमें जगह दी जाती है, मगर 13 दिन के बाद भी 9 दिसंबर को कैबिनेट सब कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ, आज 22 दिसंबर है, अभी तक एक बैठक भी नहीं हुई। तो अगर सरकार सीरियस है तो क्यों इस पे एक भी बैठक नहीं हुई? दूसरी बात यह है कि 2024 मार्च में जब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स को अमेंड किया गया, तो जो 2005 के थे, उस समय से लेकर अब तक रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो 70% के तक पहुंच गई। और चुनावों से ठीक पहले पहाड़ियों को स्टेटस दे देना और 10% उसमें और इजाफा कर देना, कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 70% के करीब पहुंच चुकी है और ओपन मेरिट के लिए 30% ही बचे हैं। विकास जी, कैसे देखते हैं आप इस सारे इशू को? कितना ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? दीपक, हमें इतने साल आजादी के हो गए, रिजर्वेशन क्यों और किस बात के लिए?
आप इनको इकोनॉमिकली हेल्प करिए, पढ़ाई में इनको स्कॉलरशिप दीजिए, और उसके बाद जब मेरिटोरियस जॉब्स की बात आती है, मुझे लगता है इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और शायद यही कहीं ना कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है। आप एक बात बताइए, आप एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं और एक डॉक्टर तो 95% मार्क्स लेके था, दूसरा 40% मार्क्स लेके था, क्या आप अपने पेशेंट को उसके साथ सेफ फील करेंगे? दीपक, जहां पे कॉम्पिटिटिव फील्ड है, जहां पे लायकियत और पढ़ाई का होना जरूरी है, वहां पे वाई रिजर्वेशन एट ऑल? मैं तो रिजर्वेशन के पूरे ही खिलाफ हूं दीपक। और आप 30% कह रहे हैं, मेरे को लगता नहीं 20% भी रह गई है। और नाउ द प्रिविलेज्ड क्लास जो पहले कही जाती थी शुड बिकम रिजर्व क्लास, क्योंकि आप उनके लिए आगे नौकरियां नहीं है। और आगे ज्यादा ज्यादा देखिए आप सेक्टर जो है ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ ओपन हो रहा है, वो तो इस रिजर्वेशन को नहीं मानेंगे। आप और मेरे में से भी हम दोनों अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा ही गेट थ्रू। तो रिजर्वेशन आप किसी को स्टडीज के दौरान हेल्प करिए, ठीक है इकोनॉमिकली बैकवर्ड तबका जहां पे नहीं पहुंचा, स्कूलिंग कॉलेजिंग उसमें स्कॉलरशिप दीजिए उनको और पढ़ने का सर। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स फॉर एंट्रेंस एंड दिस, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन दीपक, बिकॉज से आर्मी गाय विद गन ऑफिसर, आर्मी तो नहीं देती आपके ऑफिसर्स में, सैनिक लेवल पे फिर भी थोड़ा बहुत है ऑफिस, उसने वो डिसीजन लेना है। और ऐसी ऐसी चीजों में व्हेन द डिसीजन इंटेलेक्ट नीड्स टू बी इन्वॉल्व, आई थिंक देयर शुड नॉट बी अ रिजर्वेशन। आई हैव अ रिजर्वेशन ऑन रिजर्वेशन एक्चुअली। तो ये जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जो श्रीनगर का आपने अनाउंस किया दीपक, ये बहुत तगड़ा ड्रामा है। आप लोग कहते डरेंगे, लेकिन मैं साफ कहता हूं, एक एमपी जो उसी पार्टी से है जो संसद में इस चीज को उठा चुका है, वो अपने ही चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना देता है, और एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं कि श्रीनगर में पानी बिजली की किल्लत है, और यहां बैठ के मैं इन प्रॉब्लम्स को मॉनिटर करूंगा। वो ट्वीट में जहां पे धरना देना है उसका एड्रेस जम्मू का नहीं है, श्रीनगर का ही दिया जाता है। तो यहीं से शुरू हो जाती मिली भगत, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अगर जम्मू में होता, ये फेल हो सकता था, पुलिस इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देती उस सीएम घर वाली रोड को, और ये कहीं ना कहीं दिखावा है दीपक। किस पे प्रेशर बना रहे हैं? जब उमर अब्दुल्ला दूसरी तरफ से ये राग अलाप रहे हैं कि जिसे सब जुडिशियल कोर्ट के पास है, पावर मेरे पास है नहीं इसको ठीक करने की, तो उनका घेराव करके क्या होगा? एंड में चाय पी के उठ जाएंगे, और स्टूडेंट्स अगर उधर कहीं ना कहीं कोई पंगा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या एमपी साहब? क्योंकि एक देखो चुना हुआ नुमाइंदा, नहीं सुनिए, एक चुना हुआ नुमाइंदा है, वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहा है, वो फोन कॉल उठा के उनसे मीटिंग कर लेते और दोनों बाहर आके प्रेस को ब्रीफ कर देते कि वो सोच क्या रहे हैं। वुड हैव बीन द इजीएस्ट वे। डिप्लोमेसी है दीपक, इसमें डायलॉग हो सकता था। प्रेशर क्या बना रहे हैं अपने से? मैंने वही चीज क्या दोनों मियां बीवी हैं, वो उठे हुए हैं, जो बात नहीं हो रही उनसे? इज दिस ए दिस इज पॉलिटिकल स्टंट दीपक, पॉलिटिकल स्टंट। शुरुआत की, इज दिस ए पॉलिटिकल स्टंट? यस, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेट द ब्राउनी पॉइंट्स अबाउट द पब्लिक इश्यूज। आई डिसएग्री विद यार साहब। आपके पास आता हूं, अगर हम आज वाले इस पॉलिटिकल इशू को, पॉलिटिकल ड्रामा को अलग कर दें, तो कश्मीर में आप 30 सालों से जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, आप कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं। कश्मीर का नागरिक क्या मानता है रिजर्वेशन को लेकर? क्या इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ तबके यहाँ के, जैसे कि ये गुर्जर्स का तबका है, इनकी डिमांड थी काफी साल से कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और उसके तहत एक रिजर्वेशन भी मिलनी चाहिए। यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट्स थे, इनकी भी डिमांड्स थी, बल्कि उनको इन दोनों की डिमांड्स थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हमें जगह दी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बहुत सारी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। एसटी के लिए पहली, एससी के लिए पहले ही सीट्स थी, अब एसटी के लिए भी सीट्स रखी गई हैं असेंबली में। ये इनका जहां तक मुतालबा है, किसी हद तक ये जायज भी है, इस बात के बावजूद कि इन कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग मिनिस्टर और एमएलए बन चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा जिसका ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो रिजर्वेशन का पूरा ढांचा है, रैशनैलिटी यही है कि इसको एक साइज के मुताबिक रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इनका साइज 30% है, उनको 30% रखना, अगर 10% है 10% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसको कंप्लीटली डिसप्रोपोर्शनेट किया गया। इसको पहली बार यहाँ पे वोट बैंक बनाया गया, जो वोट बैंक कांग्रेस के दौर में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में रिजर्वेशन को बनाया गया था। ये पहले, अगर आपको याद होगा, ये सिर्फ रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए रखी गई थी पहले, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड किया गया। उस पर एक पॉलिटिक्स चलाई गई पूरी मुल्क में। अभी यूपी में बहुत सारे लोग दलित की पॉलिटिक्स को लेकर के वोट ले रहे हैं, और ये पहली बार है कि इसको बीजेपी की सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर में लाया। पहाड़ियों को ये बता करके हम आपको एसटी का दर्जा दे रहे हैं, वो बात सही भी है, उनको एसटी का दर्जा देना, लेकिन इसके साथ साथ ये कि हम आपको अलग से 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। मेजॉरिटी का इसमें ओपिनियन यही है, कश्मीर में भी और मेरे ख्याल से जम्मू में भी, कि
इस तरह से उनको हक था एसटी का, लेकिन यह हक नहीं था कि उनको अलग से आप 10% दे करके आप एसटी को 20% दे रहे हैं, जिनका टोटल पॉपुलेशन का हजम 10 से 12% के बीच में है। अब हमारे दोस्त ये भी बता रहे हैं नहीं हमारा पॉपुलेशन का हजम ज्यादा है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां पे गुजर और पहाड़ी साथ साथ रहते हैं और दोनों को अलग अलग काउंट किया गया है, मतलब डबलिंग हो चुकी है इस काउंट की। तो यहाँ पे एक जरूरत है इस बात की कि जो भी यहाँ पे जातियां हैं, एससीज है, एसटीज है, इनका एग्जैक्टली एक सेंसस किया जाए और उस सेंसस के मुताबिक अगर ये 40% है तो दे दिए 40% उनको। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एसटीज का मामला नहीं है, इसमेन बहुत सारी और कैटेगरीज है। मिसाल के तौर पे आरबीए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर। देखिए मैं पहले इस कैटेगरी को लूंगा, आप मुझे 2 मिनट दे दें। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के जो बेनिफिशियरीज हैं, इनमें से 90% मैं आपको कहूंगा विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वो लोग हैं जो श्रीनगर और जम्मू के शहरों में रह रहे हैं और जिसका फायदा ले रहे हैं। वो कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते ही नहीं है ये लोग। तो इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करना जरूरी है। एलसी, दिस इज अ बिग फ्रॉड, एलसी एंड आईबी। दूसरा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मैंने खुद देखा है, ये पटवारियों और नायब तहसीलदार के हाथ में दिया गया है। इसमें इतना ज्यादा करप्शन पूरा जम्मू कश्मीर में है जो अभी तक हमने देखा ही नहीं है। पूरा यू आर एट द मर्सी ऑफ ए पटवारी एंड तहसीलदार। आप उनको पैसा दे दो, वो आपको ईडब्ल्यूएस दिखाएंगे, आप उनको मत दे दो। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं भी, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करते थे पहले भी, आपने देखा होगा कि हर जगह पे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो होते उनको बहुत सारी जगहों पे इनको वो राशन कार्ड्स नहीं मिलते थे अपनी कैटेगरी के, जो अबव पॉवर्टी लाइन होते थे उनको मिलते थे। यही हुआ है ईडब्ल्यूएस में। इसके अलावा सबसे बड़ी शिकायत जो है वो आरबीए को लेकर के है। रिजर्व बिल्कुल आरबीए की भी बहुत रिजर्व फॉर बैकवर्ड एरिया। ये आज से 50 साल पहले उस वक्त की सरकार ने उस वक्त भी एक कमीशन वगैरह लगा करके ये देखा था, उनको मुकर्रर किया था कि ये गांव आरबीए हैं। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि इसमें भी वो बहुत सारी गलतियां रह चुकी थी, जिनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत हाई थे उनको उस वक्त भी रखा गया था आरबीए, और जो बहुत गरीब गांव थे उनको इससे बाहर रखा गया था। और ये सिलसिला अभी तक जारी है, पिछले 50 साल से ये आरबीए का, और इनको 10% का रिजर्वेशन है। और दिस इज ऑल्सो ए बिग फ्रॉड, क्योंकि अगर 50 साल तक आपने इनको रिजर्वेशन दे दिया तो इनके इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बदल चुके होंगे 50 साल में। ये आप क्यों रख रहे हैं अभी भी 50 साल तक? नेशनल हाईवे जो है, इसके साथ साथ जो गांव है, जाहिर है कि उनके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, ये फॉरवर्ड रखने चाहिए। अभी बहुत सारे गांव नेशनल हाईवे पे ऐसे हैं जो आरबीए हैं, और नेशनल हाईवे को लेकर के 100-150 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे पीछे तो वहां के गांव फॉरवर्ड दिखाए गए हैं। दिस इज अ बिग फ्रॉड इन जम्मू कश्मीर, दिस आरबीए, दिस शुड गो। और ये सबसे बड़ा, और जो ये हुआ है ना, सबसे बड़ी ज्यादती वो ST2 से नहीं हुई है, वो आरबीए और ईडब्ल्यूएस और ये जो एलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर वाली कैटेगरीज है, इनको मुकम्मल तौर पर रैशनलाइज करना चाहिए। कुछ कैटेगरीज को तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। बहुत जबरदस्त सवाल उठाया पवन जी फयाज साहब ने कि रैशनलाइज ही कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए आरबीआई, एलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की कैटेगरीज को। पवन जी, ये कश्मीर की जो बात इन्होंने बताई कि आरक्षण कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म दे रहा है जम्मू कश्मीर में, पवन जी आप कैसे देखते हैं जम्मू के हालात के हिसाब से? क्योंकि आप बॉर्डर एरिया के खुद भी रहने वाले हैं, उस इलाकों को बेहतर जानते हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या वाकई में आरक्षण के पीछे करप्शन है? मैं फयाज साहब के साथ एग्री करता हूं। जम्मू का सैनिक कॉलोनी, जम्मू का अपना बिहार आरक्षण में है, जानीपुर आरक्षण में है, सिदड़ा से ऊपर वाला एरिया आरक्षण में है, क्योंकि जितने भी आरबीए या आईबी के रहने वाले लोग थे वो पिछले 20 साल से यहां पर अपना मकान बना के रह रहे हैं। उनके बच्चों ने यहां पे पढ़ाई की है, मॉडल स्कूलों में उन्होंने एजुकेशन ली है, उन्होंने कभी अपना देसा डोडा का गांव तक नहीं देखा। और आरबीए में वो लोग आते हैं, आईबी में वो लोग आते हैं। पुंछ मेंढर के लोग जो हैं, केरी बट्टल सेक्टर के जो लोग हैं, जोगवा बट्टल के जो लोग हैं, वो लोग जम्मू में आकर बसे हैं। उन्होंने बच्चों ने अपना गांव तक नहीं देखा और वो एलसी कोटे में फॉर्म भरते हैं, नौकरी मिल जाती है। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। करप्शन का जरिए यही है। ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल मैं एग्री हूं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पटवारी और नायब तहसीलदार ये दोनों ही तैयार करते हैं। अगर पटवारी को लगे कि इसको देना है
तो देंगे, अगर नहीं लगे तो उसके नाम पे 4 मरले जमीन निकाल देंगे, तो फिर राम राम। तो कहानी ये है कि ये आरक्षण का मूल नाश जो हो रहा है, उससे, इस विधि से जो ओपन मेरिट के लड़के हैं उनकी, अगर कहा जाए तो ये स्लो सुसाइड है, उनकी आत्महत्या हो रही है आस्ता आस्ता। एजें हो गई हैं, जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं, क्योंकि जब बचा ही 30% है तो उसके बाद आप क्या करोगे, कितनी पोस्टों के पर लड़ाई करोगे। सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आई, कांस्टेबल की पोस्टें आई, आप देखिए 30%। अच्छा, फिर ओपन मेरिट में एससी से भी आएंगे, एससी से भी आएंगे, आरबीएस से भी आएंगे। अगर 3% भी आगे तो आप कम होगे 27 के ऊपर। उसके बाद फिर आपके पास एक्स सर्विसमैन का कोटा है, वो भी आने, हैंडीकैप का कोटा भी है। तो कुल मिलाकर आपके पल्ले वही पड़ता है 22-23%। उसमें से आप जितना लड़ना लड़ लीजिए, नहीं तो फिर राहुल की तरह आप भी प्रदर्शन करिए, क्योंकि जम्मू वाले तो जागेंगे नहीं, क्योंकि इस समय अगर नहीं जागे तो फिर बैठे रहो। विकास जी, आपने कश्मीर और जम्मू दोनों तरफ की आवाज सुनी। आप दिल्ली बैठे हुए हैं, केंद्र में भी हालांकि हालात रिजर्वेशन को लेकर कुछ ऐसे ही हैं। हर स्टेट में जब भी चुनाव आता है रिजर्वेशन का मुद्दा निकल जाता है और नई सरकार बनती है तो ये मुद्दा धीरे धीरे दबता जाता है, क्योंकि ओपन मेरिट में जितने भी लोग फॉल करते हैं वो इस लड़ाई को, इस आंदोलन को उतना बड़ा नहीं कर पाते जितना कि उन्हें पॉलिटिकल तरीके से दबा दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं कि वाकई में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है और ये मुहिम को बड़ा करना चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए बेसिकली इस पर सही बात होनी चाहिए, जो आम जनता का दर्द है उसे उजागर करना चाहिए? दीपक, जिस चीज के लिए रिजर्वेशन इंडिपेंडेंस के बाद रखी गई थी, बड़ा अच्छा फयाज साहब ने कहा कि वो अब खत्म हो चुका, इतनी दूर आ चुके, गाड़ी इतनी दूर आ चुकी, और सब लोग, कई लोगों के पेरेंट्स जो हैं सरकारी बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हुए हैं, वो लोग भी रिजर्वेशन की लाइन में सबसे आगे फॉर्म भर के रहते हैं। और यही नहीं हो रहा, इससे सोसाइटी में जो एक वेज है, जो आपसी मतभेद है, वो भी बढ़ता है। कोई ना कोई अपना एजेंडा लेके आ जाता है, मुझे नहीं मिली, और आए दिन प्रोटेस्ट करता रहता है। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग यह है कि सरकार के पास जॉब्स है ही नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप पब्लिक सेक्टर देखोगे, उसमें अगर जो भी पीएसयूज भी थे वो ओवर द ईयर सरकार खत्म करती चली गई है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन है ही नहीं। तो ये एक लॉलीपॉप है, जो पॉलिटिकल स्टंट होता है, जो लोगों को दिया जाता है। लोग भी शायद इतने बेवकूफ हैं, उनको इसमें कौन से फैदर दिखते हैं कि वो इससे खुश होते हैं, और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा आए दिन बेवकूफ बनाए जाते हैं। दीपक, एक इसके पैरेलल चीज चल रही है, आप आए दिन, जो कि ऑफ द एजेंडा हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले एक मीनाक्षी जोशी, नेशनल एंकर इंडिया टीवी की, शायद पवन जी मानेंगे, उसके शो पर प्रियंका भारती करके लेडी हैं, वो दलित समाज से आती हैं, उन्होंने मनुस्मृति की कॉपी फाड़ दी कि ब्राह्मण्स और इनको हम नहीं मानते, हम इक्वल हो गए हैं, हम डिप्राइव नहीं हैं। तो एक तरफ चीख के आप ये नारे लगाते हैं, और रिजर्वेशन की जब बात आती है तो हर किसी को चाहिए ये लॉलीपॉप। दीपक, दिस शुड बी डन अवे विद। इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस है, उनके बच्चों को पढ़ाइए, उनको हेल्प करिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिखाइए, उनको स्किल डेवलपमेंट में सिखाइए। उसमें सरकार जितना पैसा लगाए, मुझे और आपको कोई उसमें परहेज नहीं होना चाहिए। दे डिजर्व इट, बट व्हेन इट कम्स टू मेरिट and entry level at the job, this should be totally done away with. This should be stopped. I think this is high time. We should get away with this reservation thing. अभी इसके आगे ये नहीं होना चाहिए। हमारे ही प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि इस पर विचार विमर्श सरकार को भी करना चाहिए। लोग डरते हैं, इस पे लोग डरते हैं कि इस पे बात कर दी तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। दीपक, यू नीड टफ पॉलिटिशियन टू क्रैक दिस। आज पे ही वापस आता हूं फयाज साहब, मैं आज पर वापस आता हूं। ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे एक चीज बताइए, आपको लगता है रुहुल्ला या उमर अब्दुल्ला या जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है, आर दे सीरियस टू सॉल्व दिस इशू फॉर वंस एंड ऑल? आपको लगता है इस पर वाकई कोई काम करेगी ये सरकार, और वाकई में जो लोगों का दर्द है उसको निकालेंगे उसमें से बाहर? देखिए, इस वक्त यहाँ पे पहली बार है कि ये स्टेट से नीचे चली गई है यूटी। कुछ ऐसे मतलब हमारे यूनिट्स हैं, जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी वगैरह है, वहां पे बहुत पहले से यूटीज हैं। जो जम्मू कश्मीर है ये पिछले 5 साल से यूटी है, और इससे पहले एक स्पेशल स्टेट्स वाली सरकार, ये रियासत थे। अब ये लोग, पहले तो ये बात है कि लोग इसके साथ अपने आप को रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं, सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड कब मिले। दूसरी तरफ से ये कॉन्फ्लिक्ट में रही हैं, आपस में इनका तजाद रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, और मरकज में जो बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में
पहाड़ियों को दे दे एसटी स्टेटस और इसके साथ उनको 10% का स्पेशल, जिसको अब ST2 कहते हैं, वो दे दे। असल बात में वहीं से सारा झगड़ा शुरू हो गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने जलसों में ये बता रहे थे कि हम इसको ठीक वगैरह करेंगे, लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए जम्मू में इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो उसने उनको चैलेंज किया एक मजमे में, इंतखाबी जलसे में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में आपको इसके साथ छेड़ने नहीं देंगे। मतलब कि उन्होंने इस पर एक स्टैंड लिया हुआ है कि दिस इज माई वे और हाईवे। ये जो गुजर्स के साथ साथ पहाड़ीज है उनको ST रहना है और उनको 10% का देना है। अब ये देखना है हमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितनी, हालांकि अभी उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पे हासिल कर ली है, इनको कांग्रेस के बगैर भी इनके साथ 4-5 लोग मिले हैं, इनके पास अक्सरियत भी है और इसके अलावा कांग्रेस भी इनके साथ है। तो ये देखना है कि अब इनमें कितना दम है, इनमें कितना मतलब कन्विक्शन है इस चीज को ठीक करने में, वो अभी देखना बाकी। उसके अभी लिटमस टेस्ट नहीं हुए हैं। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि इसमें हाई कोर्ट में मामला चला गया है, उससे थोड़ा ये लग रहा है कि वो इसमें एलिबाइज ढूंढ रहे हैं, कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं इसको मतलब डेफर करने का। जाती तौर पे मैं समझता हूँ इस पे इनको, क्योंकि ये इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है, इनको इस पे काम करना चाहिए और इसको जो जिस तरीके से इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, इस सिलसिले को यहीं पे रोकना चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनसबी जिम्मेदारी भी है और इखलाकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उन्होंने ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात कही है। और अगर ना भी कही होती तो फिर भी उनको सुनना है। जो ओपन मेरिट कैटेगरी में जो खदशात हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन हमें सिर्फ 30% जगह मिल रही है। अभी आपने देखा कितना यहाँ पे रिजेक्टमेंट हुआ जब पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेडिकल कॉलेजेस में जो MS और MD के कोर्सेज थे, इसके लिए जो बोपी की तरफ से जो यहाँ पे सिलेक्शंस हुई, इसको लेकर के आपने देखा कि कितने मेरिटोरियस कैंडिडेट जिनके 70, 80, 90% मार्क्स थे वो रह गए, और इसके बदले में जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के 40%, 45%, और इसके अलावा कई ऐसे कैंडिडेट्स के भी हमने देखे, उन्होंने दे दिए थे सोशल मीडिया में भी, हालांकि हमने अभी इसकी पूरी कंफर्मेशन नहीं ले ली है। उन्होंने कई कैंडिडेट्स के बारे में ये बताया कि इनके पास 25 लाख की गाड़ी है, जम्मू में मकान है, 2 करोड़ का श्रीनगर में मकान है, और वो इसके बेनिफिशियरी हैं। एक सवाल तो ये पैदा हो चुका है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। मैं समझता हूँ द कॉल हैज टू बी टेकन बाय चीफ मिनिस्टर एंड हिज पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज नॉट द LG, इट्स नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द चीफ मिनिस्टर, इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस कोalition which has to take a call on it। और ये टाइम बाउंड रहना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम अगले साल इसमें दूसरी कमेटी बनाएंगे, फिर 4 साल के बाद हम इस पे एक स्टैंड ले लेंगे और इलेक्शन के मौके पे बीजेपी के साथ टकराव करके इनका ओपन मेरिट कैटेगरी का वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए। पहले भी जी। तो फयाज साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आपने गोल गोल करके बताया, मगर आपने लास्ट में जो कहा कि द कॉल हैज बीन टेकन बाय चीफ मिनिस्टर। पवन जी, इसी से मैं आगे आप पर आता हूं कि जिस तरह फयाज साहब ने कहा कि दर्द तो बताया कि मर्ज ये है, मगर दवाई अभी तक सामने नहीं आ रही। पवन जी, आपको लगता है कि यहां से ये जो नया आंदोलन खुद एक संसद ने शुरू किया है, क्या ये किसी मकाम तक पहुंचेगा और जम्मू को भी, जो एक जम्मू का ओपन मेरिट के जो लोग हैं उनको कोई डू शेयर मिलेगा, इसके ऊपर वो कोई काम होगा, या फिर ये लगता है कि यहां की सरकार जो मर्जी करती रहे, अल्टीमेटली पावर तो केंद्र के ही पास है, जो हमने पहले भी बात की थी। देखिए, पावर्स कहीं पर भी हो, लेकिन कॉल आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप जहां से कॉल लेते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद इसके ऊपर कॉल लेते हैं कि यस ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है जम्मू से भी लोग उनके साथ आएंगे, क्योंकि पीड़ित हर जगह पे है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता है। वो दबा सा रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि ठप्पा लग चुका है जम्मू संभाग के ऊपर, और उसको अगर मिटाना है तो इस चीज को खत्म करने के लिए, ओपन मेरिट को अगर बचाना है, तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और सीएम को कॉल लेनी पड़ेगी, जैसा फयाज साहब कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब सब एकजुट होकर इसके ऊपर बोलेंगे तो केंद्र भी सुनेगा। विकास जी, कैसे देखते हैं आप? ये मर्ज तो हमारे सामने है, दवाई मिलेगी जल्दी? ये रोला का रोला है दीपक। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब अगर इस पे अपने MLA के थ्रू बात करते तो वो LG के एम्बिट में आ जाते। ये बात कौन कर रहे हैं? एक मेंबर पार्लियामेंट। तो मेंबर पार्लियामेंट LG के एम्बिट से बाहर है और वो शोर डालेगा। इस मुहिम को ये करंट देंगे, कहीं ना कहीं तेज करेंगे, और इनका ये पॉलिटिकल स्टंट है। इन्होंने लोगों को वादा कर रखा है
कहीं ना कहीं जो गुज्जर और पहाड़ियों को मिला था रिजर्वेशन, जो सेंटर ने अनाउंस करवाया था, फयाज साहब ने ठीक पॉइंट किया, ये उसको काउंटर करने के लिए है, ये आपसी ग्रज है इनकी जो उसको काउंटर करने, ये कहीं ना कहीं अब मैदान में है। दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट, ये किसी सेक्शंस को खुश करने के लिए किया जा रहा है और इसका शोर शायद ये जाके एमपी साहब पार्लियामेंट में भी बुलाएंगे और ये चीज यहीं दब के रह जाएगी। अगली इलेक्शन तक भी आप देख रहे होंगे ये टॉपिक्स और ये धरने लग रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल स्टंट। मैं इससे सर कितने साल हमारी आजादी को हो गए, रिजर्वेशन बढ़ती ही चलेगी, जबकि ये उल्टी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ कम होनी चाहिए थी और आज रिजर्वेशन 10 से 12% रह गई होनी चाहिए थी, 70% तक पहुंच गया दीपक। एक दिन 100% रिजर्वेशन हो जाएगी, तब हमारे और आपके बच्चे रेडी फड़ियां लगाएंगे, उस दिन का इंतजार करिए। महंगाई की तरह रिजर्वेशन भी बढ़ रही है और जैसे महंगाई की मार आम आदमी पे गिरती है, रिजर्वेशन की मार ओपन मेरिट पे गिर रही है। ये तो साफ दिख रहा है। हमने विचार विमर्श पूरे विस्तार से किया है। अब हम सवाल छोड़े जा रहे हैं अपने व्यूअर्स पे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस रिजर्वेशन के बारे में और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन तक आवाज पहुंचे जिन लोगों को इस पे फैसला लेना है और जिन लोगों ने रिजर्वेशन के नाम पर वोट लिए हैं। बहुत धन्यवाद। कल के टॉपिक पे दोबारा चर्चा करेंगे। विचार विमर्श हम तो करते रहेंगे जब तक कि मुकाम तक नहीं पहुंच जाती हमारी आवाज। धन्यवाद।